हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा सेशन सीडीपी यानी कि बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के ऊपर बेस्ड रहेगा। इसके अंदर हम लोग 30 क्वेश्चन के अप्रोक्स एक आपका मॉक टेस्ट रख रहे हैं, जिसके अंदर आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन दिखेंगे, जैसे कि हम लोग प्रीवियस सेशन से करते हुए आ रहे हैं। तो चलिए सेशन की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आज के सेशन का आपका पहला क्वेश्चन है, मानसिक उपचार की वह पद्धति क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत संबंधित मानसिक रोगी को अचेतन अवस्था में ले जाकर आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। आप इस परिभाषा को थोड़ा सा समझ सकते हैं कि ये परिभाषा, ये डेफिनेशन क्या बोलना चाहती है। सुझाव व संकेत पद्धति, आघात चिकित्सा पद्धति, सम्मोहन पद्धति या फिर मनोविश्लेषण पद्धति। हम लोग बहुत सारी बार मूवीज वगैरह में देखते हैं कि किस तरीके से किया जाता है कि उसके आगे कुछ इस तरीके से कुछ पेंडुलम टाइप का घुमाया जाता है, फिर उसे बोला जाता है कि इसे देखते रहो। ठीक है, तो वो वाली चीज़, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, हिप्नोटाइज करना। तो उसे हिंदी में क्या बोला जाता है, सम्मोहन पद्धति। यहाँ पर एक व्यक्ति जो मानसिक रोगी होता है, जब हमें उसे मेंटली उसका उपचार करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं इस टाइम पर। तो ऐसी पद्धति को बोला जाता है सम्मोहन पद्धति। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मनोविश्लेषण विधि की खोज किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो मनोविश्लेषण जो विधि है उसकी खोज की गई थी सिगमंड फ्रायड के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1। मनोविश्लेषण विधि की खोज सिगमंड फ्रायड के द्वारा की गई है। उन्होंने 3 चीजें इसके अंदर बताई थी, ईदम, अहम और सुपर ईगो। ठीक है, या फिर आप उसे परम अहम बोल सकते हैं। ईदम, अहम या फिर परम अहम की खोज, या फिर इन 3 शब्दों का वर्णन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है, तो सिगमंड फ्रायड ने किया है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1। मनोविश्लेषण विधि की खोज सिगमंड फ्रायड के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ईदम, ईगो तथा सुपर ईगो, जो अभी मैंने आपको बताया सेम क्वेश्चन आ गया है। ईदम, ईगो तथा सुपर ईगो का वर्णन किसने किया है, तो सिगमंड फ्रायड ने अपनी जो थ्योरी बताई थी उसी के अंदर ईदम, ईगो और सुपर ईगो का वर्णन किया है। अब ये तीनों चीजें क्या होती है, इन शॉर्ट अभी अपन देख लेते हैं। देखो, ये हमारा ईदम है, ये हमारा अहम है, या फिर आप इसे ईगो बोल सकते हो। ठीक है, ईदम, अहम और सुपर ईगो या फिर परम अहम आप इसको बोल सकते हो। अब इसके अंदर क्या चीज़ें आती है, इसके अंदर 3 चीज़ें ये हो गई। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर मान लो एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इससे पहले भी मैंने आपको ये थ्योरी करवाई है, बट आपका एक थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। ईदम हमारा हमेशा डेविल माइंड होता है, आप जिसे अपना राक्षसी दिमाग बोलते हैं, जिसके अंदर कुछ ऐसी इच्छाएं होती है जो अभी कंप्लीट नहीं हो सकती, एट प्रेजेंट में अभी कंप्लीट नहीं हो सकती है। जैसे कि अभी जो भी टाइम चल रहा है कि आपको पूरे टाइम घर पर ही बैठना है, लॉकडाउन टाइम चल रहा है, तो आपका ऐसा मन हो रहा है कि आप कहीं घूमने जाएं, आप पूरी दुनिया घूमकर आ जाए, लेकिन वो चीज़ अभी पॉसिबल नहीं है। तो ये कौन सी स्थिति है, ये आपका जो ईदम है, आपका जो डेविल माइंड है, जो आपके एक खुरापाती दिमाग जिसे आप बोल सकते हो, वो आपको कुछ तो भी करने के लिए प्रेरित करता है, तो वो आपका ईदम हो गया। अब सुपर ईगो क्या होता है, अभी आप जैसे घर पर बैठे हुए हो तो सुपर ईगो आपको बताएगा कि आप घर पर बैठे अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, अभी बाहर जाना में आपको बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, तो ये जो आपको सही दिशा निर्देश दे रहा है ये आपका सुपर ईगो होगा। अब अहम को डिसाइड करना है, इस ईगो को डिसाइड करना है कि उसे क्या करना है। यदि ईदम उसके ऊपर हावी हो जाता है तो वो घर से बाहर निकल जाएगा, और सुपर ईगो यदि उसके ऊपर हावी रहेगा तो वो घर के अंदर ही बैठा रहेगा, चाहे उसका जो ईदम है, उसका डेविल माइंड, राक्षसी दिमाग जो है, वो उसे बोल रहा हो कि कुछ दूसरा कार्य कर ले, कहीं बाहर चला जा। ठीक है, तो ये 3 चीजें होती है जो किसके द्वारा डिफाइन की गई है, सिगमंड फ्रायड के द्वारा। ईदम हमारा डेविल माइंड आप बोल सकते हो, ईगो क्या करना है वो डिसाइड करता है, और सुपर ईगो एक एंजल, आप फेरी बोल सकते हो, जो हमें हमेशा सही रास्ता दिखाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मन के 3 गत्यात्मक पक्ष ईदम, ईगो, सुपर ईगो के संबोधन का वर्णन किसने किया है। सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, बस थोड़ा सा इसको घुमाकर पूछा हुआ है। तो किसके द्वारा दिया गया है, फ्रायड, सिगमंड फ्रायड के द्वारा ये चीज दी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नैतिकता से संचालित होती है। अभी अपन ने पढ़ा ईदम, ईगो, सुपर ईगो, तो एक सामाजिक नैतिकता का सिद्धांत आपको कौन देगा, ईदम देगा, अहम देगा या फिर परा अहम देगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। सामाजिक नैतिकता की भावना का विकास हमारे परा अहम से होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कहावत है कि अंगूर खट्टे हैं, यह मानसिक विकृति, यह एक प्रकार का मानसिक मनोरंजन है, किससे संबंधित है? विचारों का दमन करना, मतलब कि उनको खत्म कर देने से, प्रतिक्रिया निर्माण से, विस्थापन से, या फिर युक्तिकरण से। तो अंगूर खट्टे हैं, यह विकृति किस प्रकार का मनोरंजन से संबंधित होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? आप याद करिए, हमने एक सेशन भी कंप्लीट किया था मानसिक संघर्षों का समाधान करके, जिसके अंदर हमने दमन क्या होता है, रूपांतरण क्या होता है, युक्ताभ्यास यानी कि युक्तिकरण पढ़ा था, उदात्तीकरण प्रोसेस पढ़ी थी। तो अभी हमसे पूछा गया है कि ऐसी कहावत किस स्टेटमेंट में दी जाती है कि अंगूर खट्टे हैं, तो ये हमारा युक्ताभ्यास या फिर रैशनलाइजेशन के अंदर अपन बोल सकते हैं। तो अंगूर खट्टे हैं, ये हमारा कौन सी प्रोसेस है? युक्तिकरण वाली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अहम की रक्षा के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति क्या है? हम अहम की रक्षा कैसे कर सकते हैं? अभी अपन ने देखा कि एक हमारा ईदम होता है, एक हमारा अहम होता है, और दूसरा जो तीसरा जो होता है हमारा परा अहम होता है। अब हमें रक्षा करनी है अहम की, तो अहम की रक्षा कैसे करोगे? जब आपका जो ईदम है, आपका जो डेविल माइंड होता है, हमारा जो दिमाग होता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे विचार आते रहते हैं जो कि अभी पॉसिबल नहीं है, तो उसकी रक्षा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ईदम है उसका दमन करना पड़ता है, हमारी जो कुछ अनैतिक इच्छाएं होती है उनको दबाना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। अहम की रक्षा के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति क्या होती है? दमन होती है, रिप्रेशन होती है, जहां पर हम क्या करते हैं? अपने विचारों का दमन कर लेते हैं, उनको खत्म कर लेते हैं, उनको अपने मन में ही दबा लेते हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी से संबंधित। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का बोल सकते हैं कि प्रसार होता है? अहम क्या होता है? हमारा जो हमने देखा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आपकी भूमिका, इन दोनों के बीच में द्वंद्व चलता रहता है। तो ऐसा कौन सी स्टेज में होता है? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, आरंभिक प्रौढ़ावस्था में, या फिर मध्य प्रौढ़ावस्था में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसी अवस्था किशोरावस्था में ही चलती है। किशोरावस्था में व्यक्ति जो है खुद को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करता है कि समाज में उसकी एक बहुत अच्छी पहचान बन जाए, उसका भी लोगों के बीच में नाम हो। इस तरीके की मनुष्य की थिंकिंग या फिर उस बच्चे की थिंकिंग हो जाती है, क्योंकि वो युवा अवस्था में प्रवेश कर चुका है, ठीक है। तो उसकी थिंकिंग बनती है कि हर कोई उसे जाने, उसका भी कुछ नाम हो। तो वहाँ पर अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता रहता है किशोरावस्था में। नेक्स्ट बात करते हैं, वह वार्तालाप जो कि उद्देश्यपूर्ण हो कहलाता है। उद्देश्यपूर्ण कैसे? विचार विमर्श करना, वाद विवाद करना, साक्षात्कार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब देखो, वार्तालाप का उद्देश्यपूर्ण होना, हम लोग जो बातचीत करते हैं, वार्तालाप मतलब कि बातचीत करना, एक तरीके से कम्युनिकेशन करना, एक पर्टिकुलर उस बातचीत करने के पीछे लक्ष्य होता है। अब जैसे कि हम लोगों का इंटरव्यू चल रहा है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इंटरव्यू से आपका एक डिसाइड किया जा रहा है, उस चीज़ को फिक्स किया जा रहा है कि आपका व्यवहार कैसा है, आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। हम लोग करते हैं ना, इंटरव्यू करते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल होते हैं। तो वो एक वार्तालाप उद्देश्यपूर्ण होना क्या कहलाता है? साक्षात्कार को इंग्लिश में बोला जाता है इंटरव्यूअर कहलाता है, ठीक है। तो एक वार्तालाप जो कि उद्देश्यपूर्ण हो वह क्या कहलाएगा? साक्षात्कार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संगठित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। एक संगठित व्यक्तित्व मतलब कि पर्सनालिटी, एक अच्छी पर्सनालिटी की क्या विशेषता नहीं हो सकती है? गतिशीलता, संतोष, उच्च आकांक्षा तथा उद्देश्य पूर्णता, असामाजिकता, या फिर समायोजन की शक्ति। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी विशेषता नहीं होती है। तो असामाजिकता किसी भी अच्छे व्यक्ति, तो अच्छी पर्सनालिटी की विशेषता नहीं होगी। तो क्या विशेषताएं हो सकती है? व्यक्ति गतिशील होगा, ठीक है, संतोष, उसमें संतोष होगा, उच्च आकांक्षाएं होगी, और उद्देश्य पूर्णता, जो भी उसने लक्ष्य डिसाइड किया होगा उसको पूर्ण करने की उसके अंदर क्षमता होगी, और उसके अंदर समायोजन करने की शक्ति भी होगी, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या बन जाता है? ऑप्शन नंबर सी, ये किसी भी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पर्सोना शब्द के लैटिन भाषा में क्या अर्थ होता है? व्यक्ति का आंतरिक गुण, व्यक्ति के भाग्य गुण व आंतरिक गुण, और बाहरी रूप व नकली चेहरा, या फिर उपर्युक्त सभी। तो पर्सोना जो शब्द है उसका हिंदी मीनिंग होता है व्यक्तित्व, इंग्लिश मीनिंग होता है पर्सनालिटी, और लैटिन भाषा में इसका मीनिंग होता है बाहरी रूप या नकली चेहरा, जिसे आप बोलते हैं मुखौटा,
ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। पर्सोना हमारा व्यक्तित्व। जब हम व्यक्तित्व चैप्टर पढ़ते हैं तो उसकी पहली लाइन यही होती है कि व्यक्तित्व जो है पर्सोना शब्द से लिया हुआ है, जिसका मीनिंग होता है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, जिसे नकली चेहरा या फिर मुखौटा बोला जाता है। तो पर्सोना शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ है बाहरी रूप, रंग या फिर नकली चेहरा। आगे बात करते हैं, यह करो यह न करो कौन कहता है। ठीक है, ईदम, अहम, परम, अहम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने पढ़ा था 3 थ्योरी होती है, ईदम होता है, अहम होता है, परम अहम होता है, जो हमें सामाजिक नैतिकता के गुण देता है या फिर हमें बताता है, एक ट्रैफिक पुलिस की तरह हमें गाइड करता है कि इस डायरेक्शन में आपको नहीं जाना है, ये वन वे है, इस डायरेक्शन में आपको जाना है। ठीक है, तो वो यह करो यह न करो वाली प्रवृत्ति किसकी होती है? परम अहम की होती है। इसको आप परम अहम को एज अ ट्रैफिक पुलिस भी समझ सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? हमें गाइड करती है कि इस डायरेक्शन में आपको जाना है, ये वाली डायरेक्शन आपके लिए नहीं है, आगे कुछ कार्य चल रहा है तो आप जाएंगे तो आपको खतरा हो सकता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, यदि आपको शॉर्टकट लेना है तो आप इससे जाकर अपनी जान पर खतरा मोल ले सकते हैं, यानी कि ईदम की बात को फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि रिस्क तो है उसके अंदर। ठीक है, तो यह करो यह न करो वाली बात किसके द्वारा बताई जाती है? परम अहम के द्वारा। ईगो हमेशा, या अभी आप इसको ऐसे समझो कि आपको इधर ही जाना है, ट्रैफिक पुलिस ने आपको ये बोल दिया है, परम अहम ने आपको बोल दिया है कि आपको इधर ही जाना है, लेकिन आपका अहम क्या बोल रहा है? आपका जो ईदम है वो क्या बोल रहा है आपके अहम को कि आप इधर जाओ, इस वाले रास्ते से जाओ तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाओगे कम समय में। यदि आपको इधर 40 मिनट लग रहे हैं तो इधर आप 15 मिनट में ही पहुंच जाओगे, शॉर्टकट रास्ता है, रिस्क बहुत है, आगे बहुत सारी घाटियां हैं, पहाड़ पर्वत ऐसे आते हैं जिसमें आपको जान का रिस्क हो सकता है। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप इस रोड के इस कॉर्नर पर खड़े हुए हैं जहाँ पर 2 डायरेक्शन निकल रही है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पर जाना है। ट्रैफिक पुलिस ने अपना काम कर दिया है, उसने आपको डायरेक्शन बता दी है। आपका जो डेविल माइंड है वो आपको ऊपर जाने को बोल रहा है शॉर्टकट से, और आपका परम अहम बोल रहा है समय ज़्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, बट इसमें आपको आपकी लाइफ बचने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यह करो यह ना करो वाली चीज़ कौन बताता है? परम अहम बताता है। नेक्स्ट है, वांछित व्यक्तित्व होता है, कैसा होता है? अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है, संवेग स्थिर होते हैं या फिर मन स्थापी होता है। जो एक वांछित व्यक्तित्व, मतलब किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी होना चाहिए? तो उसके संवेग स्थिर होना चाहिए, उसको उसके सामने कैसी भी परिस्थिति आए तो उसका अपने संवेगों पर नियंत्रण होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युंग ने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया है, किस आधार पर दिया है? विश्लेषणवाद सिद्धांत दिया है, मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत दिया है, स्वयं सिद्धांत दिया है या फिर व्यक्तित्व विज्ञान का सिद्धांत दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ है आपकी, क्योंकि हम देखते हैं कि मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो हमको याद है कि मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया है, और विश्लेषणवाद का सिद्धांत जो कि व्यक्तित्व से संबंधित है वो किसके द्वारा दिया गया है? युंग के द्वारा दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1। यदि आपसे पूछा जाए मनोविश्लेषणवाद तो आप सिगमंड फ्रायड लगाकर आना, और युंग का पूछा जाए तो आपको लगाकर आना है विश्लेषणवाद का सिद्धांत। सिर्फ यहाँ पर मनो इतना सा डिफरेंस है और इससे आपका 1 मार्क्स कट हो सकता है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से अपनी कॉपी में एक पॉइंट को हाईलाइट कर ले और वहाँ पर लिख लें, मनोविश्लेषणवाद जो है सिगमंड फ्रायड है और विश्लेषणात्मक या विश्लेषणवाद जो है वो युंग का दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्तमान में सर्वोत्तम माने जाने वाला व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया? सबसे बेस्ट वर्गीकरण व्यक्तित्व का किसके द्वारा किया गया? युंग के द्वारा किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि कल ही हम लोग व्यक्तित्व का पूरा वर्गीकरण कि क्रैशमर ने किस तरीके से दिया है, युंग ने किस तरीके से दिया है, ऑलपोर्ट ने कैसे दिया है, कल के ही सेशन में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो कल का सेशन यदि आप नहीं देख पाए हैं तो आप वो पूरा देख ले, क्योंकि वहाँ पर आपके व्यक्तित्व वाला जो चैप्टर है पर्सनालिटी वाला, वहाँ से सारे आपके जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है हमसे। अच्छा, कौन कौन से प्रकार दिए थे वो यदि आपसे पूछ लिया जाए तो कल ही हमने पढ़ा था, अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है और उभयमुखी होता है। ये 3 तरीके से इन्होंने कैटेगराइज किया था। फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति के ऊपर दिया है? काम प्रवृत्ति, रचना प्रवृत्ति और संचय प्रवृत्ति या फिर समूह प्रवृत्ति। तो सबसे ज़्यादा फ्रायड, जो सिगमंड फ्रायड है, उन्होंने जोर दिया है काम प्रवृत्ति के ऊपर। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। और इन्होंने एक शब्द दिया था, ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में बहुत सी बार, लिबिडो, जो कि लैंगिक भावना जो है उसको प्रदर्शित करता है। तो लिबिडो शब्द किस थ्योरी में प्रयोग किया और किसने प्रयोग किया? तो सिगमंड फ्रायड आपका आंसर होगा।
नेक्स्ट बात करते हैं अहम को क्या कहा जाता है। तो अहम को हम लोग ईगो भी बोल सकते हैं, ईदम होता है, और सुपर ईगो को हम लोग परम अहम भी बोलते हैं। ठीक है, तो अहम को कहते हैं, अहम को हम लोग ईगो भी बोल सकते हैं। अगला है आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है। आत्म केंद्रित जो अपने में ही मस्त रहता है, जिसे एकाकीपन बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बहिर्मुखी, उभयमुखी, अंतर्मुखी या फिर उत्तम। तो आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी। और मिलनसार व्यक्ति, लोगों से ज़्यादा बातचीत करना, किस प्रकार का व्यक्तित्व है, तो वो एक प्रकार का बहिर्मुखी व्यक्तित्व है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध है। किन दोनों के मध्य? शिक्षक और शिक्षाविदों के मध्य, नियोजित और नियोजित विद्यालय अधिगम में, समाज व विद्यालय में, या फिर माता पिता व बालकों के चिंतन में। तो किन दो के मध्य बहुत अच्छा घनिष्ठ संबंध हो सकता है? तो समाज और विद्यालय के मध्य बहुत ही अच्छा घनिष्ठ संबंध हम देख सकते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा इंटर कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह गुण जो शिक्षण में परम आवश्यक है। पढ़ाने में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो अनुकूलन, धैर्य व सतर्कता, निर्भरता, निर्णयात्मक अयोग्यताएं, प्रभुत्ववादी अभिवृत्ति, मतलब किसी एक का अधिकार हो, इस तरीके से मोनोपोली वाला, या फिर सांसारिक भौतिक जगत प्रवृत्ति। तो वैसे ये सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। सही क्या बचता है? अनुकूलन, धैर्य और सतर्कता, ये शिक्षण में बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। टीचर को काफ़ी धैर्यवान होना होता है, काफ़ी सतर्क अलर्ट होना होता है, काफ़ी अनुकूलित होना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कक्षा के मनोबल को प्रभावित करने वाला सशक्त कारक क्या हो सकता है? समूह ससंजकता, समूह अराजकता, समूह समागत, या फिर समूह शिथिलता। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1, समूह ससंजकता। कैसे? मतलब समूह में सब लोग एक दूसरे से घुल मिल कर रहे, आसानी से वो एक दूसरे से बातचीत कर सके, इसे हम समूह ससंजकता बोलते हैं। अराजकता मतलब कि लोगों के बीच में भावनाएं ऐसी है कि वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े वाली जो फीलिंग होती है वैसी वाली चीज़ होती है। समागतता भी नहीं होगा। और शिथिलता मतलब कि बिल्कुल शिथिल होकर बैठे हैं, कोई कार्य, कोई एक्टिव नहीं है वहाँ पर पढ़ने को लेकर। तो कक्षा में मनोबल को प्रभावित करने वाला सशक्त कारक हो सकता है समूह ससंजकता। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बात करते हैं। शिक्षण व्यवसाय से जुड़ने का प्रमुख कारण क्या है? देखो, यदि हम लोग शिक्षण से जुड़े हुए हैं, हम लोग टीचिंग से जुड़े हुए हैं, तो इसके पीछे हमारा लक्ष्य क्या होता है? आर्थिक गारंटी, समाज की उत्कृष्ट सेवा, शिक्षक का सम्मान, या फिर सेवानिवृत्ति के बाद की लाभकारी योजनाएं। तो राइट आंसर क्या होगा? शिक्षक का सम्मान। ठीक है, हम लोग आर्थिक गारंटी की, हम लोग एक बोल सकते हैं कि सिक्योर हो जाए, हमारी मंथली इनकम होती रहे, तो ये चीज़ गलत है। समाज की उत्कृष्ट सेवाएं हमको मिलती रहे, तो वो चीज़ भी गलत है। ठीक है, सेवानिवृत्ति के बाद भी हमको पैसा मिलता रहे, तो ये थिंकिंग भी गलत है। आप लोग टीचिंग से जुड़ना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आपको एक सम्मान मिले जो एक टीचर को मिलता है। ठीक है, आप एक उज्जवल भविष्य बना सके बच्चों का, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर की गई थी? जहाँ पर इस तरीके से मन के ऊपर भी स्टडी की जाती थी कि हमारा दिमाग जो है वो किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से बच्चों को एक मनोविज्ञान के रूप में शिक्षा दी जा सकती है। तो ये की गई थी जर्मनी के जो लिप्जिंग है वहाँ पर प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है समायोजन की प्रकृति कैसी होती है? समायोजन मतलब एक तरीके से एडजस्टमेंट कैसा होता है? गतिशील होता है, स्थिर होता है, स्थानापन्न होता है, या फिर मानसिक होता है? तो समायोजन हमेशा गतिशील होता है, चलते रहने वाली प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग होता है 1/10, 2/10, 3/10 या फिर 4/10 भाग। तो हमारे मस्तिष्क का हम लोग केवल 10% भाग ही यूज़ कर पाते हैं। चेतन मन होता है वो केवल 10% होता है, और कितना बाकी का रिमेनिंग जो 90% होता है उसका तो हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, वो हमारे अचेतन मन के अंदर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग 1/10 भाग ही हमारे दिमाग का यूज़ कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को दूषित करने वाला कारक कौन सा हो सकता है जो उनकी मानसिक स्वास्थ्य को दूषित कर सकता है? नौकरी की सुरक्षा, अपर्याप्त वेतन, पारिवारिक कठिनाई, या फिर ये सभी। तो ये सभी जो कारक हैं, नौकरी की सुरक्षा, उनको वेतन पर्याप्त नहीं मिल रहा है, उनके परिवार में कोई परेशानियां चल रही है, तो ये शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को दूषित कर सकता है, जिसका कारण हो सकता है कि उनका जो पढ़ाने में ध्यान नहीं लग पाता है, या फिर वो अच्छे तरीके से टीचिंग नहीं करवा पाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किस सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हो सकती है? ठीक है, शिक्षक की सबसे अच्छी विशेषता क्या होगी? शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता, धैर्य और दृढ़ता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता या फिर पढ़ाने की उत्सुकता। तो टीचर के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले वो काफ़ी धैर्यवान और काफ़ी दृढ़ उसके विचार होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठाने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं, या फिर सामूहिक पठन मतलब कि ग्रुप में बैठकर स्टडी कर रहे हैं। कुछ चुपचाप बैठकर पढ़ रहे हैं, मतलब अलग अलग तरीके के बालक बैठे हुए हैं। कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ ग्रुप में पढ़ रहे हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने अलग अलग बैठकर पढ़ रहे हैं। एक अभिभावक, एक पेरेंट्स को यह चीज़ पसंद नहीं आती है। इस स्थिति से निपटने का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तरीका बेहतर हो सकता है? पहला ऑप्शन है आपके सामने, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। सेकंड है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल देना चाहिए, या फिर अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। आई थिंक इसी तरीके का क्वेश्चन हम लोग एक सेशन में भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये होमवर्क है, आपको इसका आंसर बताना है कि आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है वो आप भूल तो नहीं गए। ठीक है, तो ये होमवर्क है, आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप इसको पूरे अच्छे से पढ़ सकते हैं और फिर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, और वन मोर इन्फॉर्मेशन इज़ दैट कि आप लोग सारा रिवाइज करते रहे, क्योंकि सारे चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और यदि अभी तक आपने सारे चैप्टर कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करें, क्योंकि हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, चैप्टर इंपॉर्टेंट होने के बाद आप सिर्फ ये काम कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस पेपर्स लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट करेंगे। जैसे हम लोग डेली मॉक टेस्ट कंप्लीट करें, कभी हम लोग EVS का कर रहे हैं, कभी बाल विकास का कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि आप सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट कर लें, ताकि आपका एक बेस बन जाए कि किसी भी चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से कर सके। उसके बाद जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे कंडीशनल क्वेश्चन हो गए, जैसे यही क्वेश्चन हो गया, तो ये कंडीशनल बेस्ड है। तो एक बार हमारा बेस लेवल क्रिएट हो जाए, उसके बाद हम किसी भी तरीके के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि हमारे टोटल 23 चैप्टर के अप्रोक्स होते हैं। पूरा यदि बाल विकास और इसको मिला लिया जाए तो टोटल बनते हैं हमारे, पेडागोजी और दोनों को मिला लें तो 23 चैप्टर बनते हैं। तो सबसे पहले आप वो पहले 23 चैप्टर कंप्लीट करें। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये सारे मॉक टेस्ट लगाएं, जितने ज़्यादा हो सके आप CTET वगैरह और जितनी भी स्टेट वाइज एग्ज़ाम होती है वो सारे पेपर लगाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम डेट आ सकती है। अभी कोई भी डिसाइड नहीं है कि कब एग्ज़ाम डेट आएगी, कैसे क्या है। हो सकता है कि आपको 20 दिन पहले इन्फॉर्म करें कि आपकी एग्ज़ाम 20 दिन के बाद होने वाली है, तो आप पहले से अलर्ट रहें उन चीज़ों के लिए। सिलेबस सारा कंप्लीट कर ले, बस सिर्फ इतना सा काम रखिए कि हम लोग डेली 30 से 40 क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमारी प्रैक्टिस बनी रहेगी और हम पुराना कुछ भी नहीं भूलेंगे। ओके, चलिए तो आज के सेशन को यहीं ओवर करते हैं। कल हम EVS के सेशन में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।